हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, इस वीडियो में खान सर का बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज जो मेंस के लिए है उसके 7वें टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका टेस्ट 6 हो चुका है, वीकली टेस्ट है और आज 7वां टेस्ट है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से भी लगा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, ऑप्शन 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपका तटीय राज्य टोटल जो है भारत में 9 राज्य है जो तटीय राज्य है। ठीक है, गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगता है 4096.7 किलोमीटर के साथ। ठीक है, और सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल राज्य है 3 देश से सटता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला दिया है कि मध्य हिमालय के सुदूर उत्तरी में लद्दाख के ठंडे मरुस्थल का विस्तार है, सही बात है। दूसरा है शिवालिक श्रेणी मध्य हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित है, नहीं दोस्तों, दूसरा कथन गलत है। शिवालिक श्रेणी जो है सबसे दक्षिणी श्रेणी है हिमालय का। ठीक है, और तीसरा कथन है कि लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच स्थित क्षैतिज घाटियों को पश्चिम में द्वार और पूर्व में दून कहा जाता है, नहीं दोस्तों, यह भी गलत है। पश्चिम में दून बोलते हैं और पूरब में द्वार बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया दो, इसमें से 2 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, देख सकते हैं डी में दिया हुआ है कि 2 और 3 जो है गलत है। आगे बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न है, हिमालयी नदियों द्वारा अपरदनात्मक क्रिया के फलस्वरूप पर्वतीय भागों में किस आकृति का निर्माण नहीं किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका गुफित वाहिका और दोस्तों अवतलित घाटिया, इसका निर्माण नहीं होता है। तो आंसर हो गया केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका भी आकार की घाटी और छिपरिका ये सभी जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस सबको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी गंगा बेसिन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और महानदी का उद्गम ये भी पूछ लेता है तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में सिंहावा पहाड़ी से निकलता है, याद रखिएगा। और हीराकुंड बांध जो दुनिया का सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है, ये जो है महानदी पर ही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसके बाद और भी नदियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जब नदी आ ही गई है तो जान लेते हैं। आपका गोदावरी नदी एक आता है जो त्रयंबकेश्वर नासिक से निकलता है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कृष्णा नदी ये दोस्तों महाबलेश्वर से निकलता है और बंगाली खाड़ी में भी गिरता है। फिर महानदी तो बता दिए सिंहावा से निकलता है और बंगाली खाड़ी में गिरता है। फिर आता है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी कुर्ग से निकलता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और ताप्ती नदी ये मुल्ताई बैतूल से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, याद रखिएगा। और महानदी को दोस्तों ओडिशा का शोक कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद पांचवा क्वेश्चन कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, कथन ये है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है, सही बात है, कथन सही दिया है। ठीक है, इसके कारण दिया है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के दक्षिणी गोलार्ध में खिसकते ही भारत में मानसून भी प्रस्फोट होता है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। कारण तो आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 6 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया है जाता है, बताइए। तो आपका क्या कौन कौन शामिल हो जाएगा इसमें से, ग्रामीण वानिकी, हाँ ये भी शामिल होगा। जलीय वानिकी नहीं, ये शामिल नहीं है उसमें। उसके बाद आपका शहरी वानिकी ये भी शामिल है, कृषि वानिकी ये भी शामिल है, और फार्म वानिकी, ये चारों जो है दोस्तों आपका शामिल है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत। ठीक है, जलीय वानिकी उसमें नहीं है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन मिलान करना है। एक तरफ मिट्टी का प्रकार है, दूसरी तरफ विशेषता दिया है, तो मिलाते हैं। पहला है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, इसकी विशेषता है नदियों द्वारा निक्षेपित होता है। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी है, तो ये हो जाएगा रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं काली मिट्टी को। और लाल मिट्टी, ये दोस्तों लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है लाल होता है। ठीक है, और लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन होता है। तो तीसरा से मिल गया। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भारत में सबसे बड़े क्षेत्र जो है लगभग जलोढ़ मिट्टी होता है, 40% क्षेत्र पर। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित फसलों को उनकी आवश्यकताओं से सम्मिलित करना है। ठीक है, एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ आवश्यकता है। तो धान का क्या आवश्यकता होगा, धान के लिए तो हो जाएगा उच्च तापमान और भारी वर्षा का होगा। ठीक है, गेहूं के लिए आपका अच्छी जल निकासी और हल्की वर्षा होगा। ठीक है, और कपास के लिए दोस्तों वो मध्यम तापमान और पाला मुक्त होगा। और चाय के लिए ढलवा भूमि और समान रूप से वितरित वर्षा चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल। निम्न कथनों पर विचार करते हुए बताएं कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला कथन है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कथन 2, भारत का मानक यामी उत्तर 82.5 डिग्री पूर्व में है, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, और ये मिर्जापुर के पास उत्तर प्रदेश में गुजरता है, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा दिया है भारत और श्रीलंका को खंभात की खाड़ी अलग करती है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, आपका पाक जलडमरूमध अलग करता है। ठीक है, और मन्नार की खाड़ी भी अलग करता है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी भी सही है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये भी सही है। ठीक है, और दोस्तों खंबात की खाड़ी जो है गुजरात के तट पर स्थित है, अरब सागर में। ठीक है, याद रखिए। और बिंदु यहाँ ये गया है, तो सब जान लेते हैं। उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कौल है जो लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु संपूर्ण में बोल देगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि के लगाकर बोलेगा दोस्तों, तो आंसर जाएगा कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, और पूर्वी बिंदु तो आप जानते हैं कि बिथु को बोलते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो गुजरात में है। ठीक है, सबको ध्यान रखिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं 10 नंबर। भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमिलित है, बताइए। पहला दिया है कोंकण तट महाराष्ट्र से गोवा, गलत है दोस्तों। कोंकण तट जो है, सॉरी दोस्तों, कोंकण तट तो सही है, महाराष्ट्र से गोवा ही है, सॉरी। पहला कथन सही हो गया। ठीक है, दूसरा है मालाबार तट कर्नाटक से कन्याकुमारी, ये भी सही बात है। तीसरा है कोरोमंडल तट कृष्णा से कावेरी है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, और चौथा दिया है उत्तरी सागर गोदावरी से कावेरी, नहीं दोस्तों यही गलत है। ये दोस्तों महानदी और कृष्णा के बीच होगा। ठीक है, जिसको उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से गलत ही चुनना था, क्वेश्चन थोड़ा गलत है, मिस्टेक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया जो सही सुमिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 11 नंबर सवाल देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आंसर दीजिए, कूट के साथ आंसर चुनना है। चलिए विचार कर लेते हैं। पहला दिया है कि भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है, पहला कथन सही है। दूसरा है भारत के पास विश्व की जनसंख्या का 25% है, नहीं दोस्तों गलत है, जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा है भारत की मुख्य भूमि से तट रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर से अधिक है, तो ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, और चौथा कथन है भारत 7 देशों के साथ भूमि सीमा साझा करता है, तो ये सही बात है। ठीक है, 7 देशों के साथ करता है, ये चौथा भी सही हो गया। तो आपको चुनना है कौन कौन सही है, तो 1 और 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, केवल 1 और 4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 12 नंबर सवाल मिलान करना है। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ अभयारण्य है, चलिए मिलाइए। तो पहला दिया है बिहार में कौन सा अभयारण्य है, बताइए दोस्तों। तो भीम बांध अभयारण्य जो है बिहार में होगा। ठीक है, तीसरा से मिल जाएगा भीम बांध अभयारण्य, और ये मुंगेर जिला में है। ठीक है, उसके बाद यूपी में कौन सा है, तो पटना पक्षी अभयारण्य यूपी में है। ठीक है दोस्तों,
त्रिपुरा में, तो गुमटी अभयारण्य त्रिपुरा हो जाएगा, और भिंडियावास अभयारण्य जो है हरियाणा हो जाएगा। सबको याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर, भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो इसका आंसर होगा, पहला कथन है कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल है। नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, 18 है। ठीक है, यूपी में 10 है, जो दूसरे स्थान पर है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है सबसे बड़ा रामसर स्थल कच्छ का रण है, तो बताइए सही है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। आपका सबसे बड़ा रामसर स्थल हो जाएगा वेम्बनाड कोल वेटलैंड, केरल का हो जाएगा। ठीक है, नहीं दोस्तों, सॉरी, वेम्बनाड नहीं होगा। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है दोस्तों आपका सुंदरवन वेटलैंड होगा। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है, तो सुंदरवन इसका दूसरा जाएगा। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा कथन है कि दूसरे स्थान पर सुंदरवन डेल्टा है। नहीं दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा तो पहला स्थान पर हो गया, और दूसरे स्थान पर आपका जो बोले हैं वेम्बनाड वाला, वेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल, ये जो है दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो तीसरा कथन भी गलत है। चौथा है सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि है, बिल्कुल सही है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो कथन 4 सही है। तो आपको चुना है कौन कौन सही नहीं हुआ, तो 1, 2 और 3 जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर सवाल, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट में शामिल है, बताइए कौन कौन शामिल है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें से आपका पश्चिमी घाट शामिल है, और दोस्तों पूर्वी हिमालय शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, और हाँ एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हॉट स्पॉट शब्द जो है किसने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस युग्म को ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो बताइए इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा बिहार हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 89.97 जनसंख्या, लगभग 90% जो है वो ग्रामीण इलाका है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही हो गया इसका, याद रखिएगा। और बिहार दूसरे स्थान पर है, 88.71 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। और उसके बाद आपका असम आ जाएगा तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर उड़ीसा आता है। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर, 16 नंबर क्वेश्चन है, नासा का फुल फॉर्म बताना है। नासा का पूर्ण रूप क्या होगा, बताइए। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर, अभिजीत विनायक बनर्जी को उनके किस कृति हेतु 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा होगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा लूना 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लूना 9। ठीक है, और लूना 9 जो है ये सोवियत संघ का मिशन था। ठीक है दोस्तों, और मानव रहित था ये वाला, इसमें मानव नहीं गया था। और मानव लगा देगा कि पहला मानव मिशन तो अपोलो 11 था, जो 1969 में गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, झावेरी बहने संबंधित है, किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, याद रखिएगा। और झावेरी बहने कौन कौन है ये भी पूछ लेता है। तो आपका नैना है, रंजना, सुवर्णा और दर्शना, यही चारों है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, चोकला, मारवाड़ी, नेल्लोर, तोड्डा आदि किसकी नस्लें हैं। तो ये सभी नस्लें जो है ये भेड़ की है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भेड़ का है। ठीक है, और एक पश्मीना होता है दोस्तों, जो आपका बकरी का होता है, भेड़ का नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भैंस का प्रमुख नस्ल कौन कौन है? मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, भदावरी, ये सभी जो है भैंस की प्रसिद्ध नस्लें हैं। ठीक है, और बकरी में तो आगे आपका जमुनापारी, बरबरी, बित्तर, ये सभी बकरियों के लिए है। ठीक है, और सुअर का जनजाति बताइए आप लोग कोई एक। ठीक है, गाय का जान लेते हैं, साहिवाल होता है, गिर होता है, थारपारकर होता है, रेड सिंधी होता है, जो गाय के लिए है। सबको ध्यान रखिए। अगला सवाल 21 नंबर, आपको चुनना है सही कौन सा है इसमें से, सत्य युग्म की पहचान करना है। ठीक है, पहला दिया है कि मैराथन दौड़ 26 मील 385 गज होता है, सही दिया है। दूसरा है हाफ मैराथन दौड़ 13 मील 192.5 गज, ये भी सही है दोस्तों।
और अल्ट्रा मैराथन जो है 31 मील से 200 मील, ये भी सही है। तो ये ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 22 नंबर। रिलॉस समझौता किन दो देशों के मध्य रक्षा लॉजिस्टिक समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? तो ये किसके किसके मध्य हुआ बताइए? तो आंसर होगा भारत और रूस के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और रूस के मध्य। ठीक है, रिलॉस का पूर्ण रूप होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 23 नंबर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा पंचकुला में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा पंचकुला। ठीक है, जो हरियाणा में है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसका गठन जो है दोस्तों 1934 में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1934 में। ठीक है, याद रखिएगा। और इस पार्टी के अध्यक्ष जो है आपका आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, और सचिव थे कौन? जयप्रकाश नारायण सचिव थे। ठीक है, ये सब इसको भी याद रखिए। अगला सवाल 25 नंबर। बिहार की किस रियासत के राजा ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो इसका आंसर होगा जगदीशपुर के राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीशपुर के। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह थे वहां के राजा। नेक्स्ट सवाल, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो सबको पता है कि डालमिया नगर जो है ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीमेंट के लिए। ठीक है, और रेशम के लिए दोस्तों आपका भागलपुर प्रसिद्ध है। ठीक है, और जूट के लिए पूर्णिया कटिहार सभी जूट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बिहार के राज्यपाल के रूप में 2 बार किसने कार्य किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो आंसर होगा अखलाक उर रहमान किदवई जो है 2 बार कार्य किए हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर जिला में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और भी जान लेते हैं कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसहरी मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, एक और दोस्तों पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये पूसा समस्तीपुर में है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 29 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? बताइए। तो ये होगा गोपालगंज में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोपालगंज में। ठीक है, और बिहार का टोटल लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? 918 है। ठीक है, याद रखिएगा। और सर्वोच्च लिंग अनुपात बोलेगा तो गोपालगंज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? गोपालगंज। नेक्स्ट दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। तो 39वां प्रश्न है, मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आधार प्रभाव क्या है? बताइए, क्या है आधार प्रभाव? तो आंसर हो जाएगा यह लागत प्रेरित मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल स्तरों का प्रभाव है, आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 31 नंबर सवाल है कि रेपो दर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो सही है। वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक से ऋण ले सकता है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, वही रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, और जब वाणिज्यिक बैंक से आपका आरबीआई उधार लेगा तो होता है रिवर्स रेपो रेट, वो कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 32 नंबर। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में विचार करें और सही कथन चुनना ही कौन सा कथन जो है सही है। पहला है, जीविका का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, सही बात है। दूसरा है, यह मिशन बिहार के सभी 38 जिलों को कवर करता है, ये भी सही है। और तीसरा है, किसानों के उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने में मदद करती है, ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर होगा सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 33 नंबर सवाल, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण किस प्रकार का निकाय है? तो ये दोस्तों आपका संविधिक निकाय है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संविधिक निकाय। संविधिक निकाय का अर्थ क्या होता है कि ऐसा निकाय जिसकी स्थापना संविधान में नहीं है बल्कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून के तहत की जाती है, वही होता है संविधिक निकाय। ठीक है,
और इसका स्थापना कब हुआ था? 1999 के तहत हुआ था, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है पहले हैदराबाद में स्थित है अब, ठीक है। पहले दिल्ली था, अब हैदराबाद हो गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति का घटक है? बताइए, इसमें से कौन सा जो है मौद्रिक नीति का घटक है, ठीक है। तो आंसर होगा बैंक दर हो गया, खुला बाजार परिचालन हो गया और नगद आरक्षित अनुपात हो गया। यही तीनों जो है मौद्रिक नीति का घटक हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 35 नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस आयोग का गठन 1993 में किया गया। बताइए, सही है? बिल्कुल सही है, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है सांविधिक निकाय है, ठीक है। दूसरा कथन है, आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों की नियुक्ति की जाती है। ये भी सत्य है, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा देखते हैं, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र 70 वर्ष निर्धारित है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। इसके बाद चौथा कथन क्या है कि आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की ओर से न्यायालय में अपील करता है। दोस्तों, ये भी कथन सही है। तो इसमें क्या करना है? और एक और पांचवा कथन भी है कि यह किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। बिल्कुल बुला सकता है, ये भी सही है, पांचवा कथन भी सही हो गया। तो इसमें से कोई कथन जो है गलत नहीं है, सबके सब सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा 36 नंबर सवाल। राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना क्या कहलाता है? तो आंसर होगा प्रविलंबन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रविलंबन, ठीक है। नेक्स्ट 37 नंबर सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है। पहला दिया है कि प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष में, संसद में उसका अपना व्हिप होता है। सही बात है। दूसरा है, दल व दल विरोधी कानून के मुताबिक अगर कोई संसद में अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करे तो संभवतः वह अपनी सीट गंवा सकता है। सही बात है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 38 नंबर। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? बताइए। तो महान्यायवादी को होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, महान्यायवादी, ठीक है। यह अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी जो होता है देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 39 नंबर सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्या सम्मिलित है? पहला दिया है कि मौलिक अधिकार, बिल्कुल ये भी सम्मिलित है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये भी है। और रीट संबंधी अधिकार, ये भी है दोस्तों। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मौलिक अधिकार यानी कि मूल क्षेत्राधिकार, ये आपका अनुच्छेद 131 में है, ठीक है। इसमें वे मामले आते हैं जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद या दो राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। ये सभी आएगा मूल क्षेत्राधिकार में। इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये होता है अनुच्छेद 132 से 134 के बीच, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय का देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ठीक है, यही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? आपका सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसमें क्या होता है, और ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 143 में है, जो राष्ट्रपति किसी भी कानून या सार्वजनिक महत्व के तथ्य पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है, यही है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ठीक है। इसके बाद रीट तो जानवे करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद 40 नंबर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारतीय संविधान सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, यह कथन तो सही है। दूसरा है, भारतीय संविधान केवल राजनीतिक अधिकारों की बात करता है। नहीं दोस्तों, ये कथन, दूसरा कथन जो है गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल होगा आपका 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प चुनिए, कौन सा सही है। पहला दिया है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, बिल्कुल सही बात है,
ठीक है। कैबिनेट मिशन का गठन जो है नवंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, सॉरी, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में। इसके बाद दूसरा कथन है कि संविधान सभा के सभी सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया दूसरा कथन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दोस्तों 42 नंबर। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है बताइए। पहला है वह दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम और परिहार कर सकता है। बिल्कुल पहला कथन जो है सही है। ठीक है। दूसरा है वह संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है, दूसरा कथन गलत है। ठीक है, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो पहला सही हो गया दोस्तों। तो इसके आंसर क्या हो गया, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 161 में है, याद रखिएगा। ठीक है, और राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, जो अनुच्छेद 233 के तहत। और दोस्तों एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 43 नंबर, जनहित याचिका PIL के संदर्भ में कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है चुने। ठीक है, पहला कथन है कि PIL लोकस स्टैंडाई के पारंपरिक नियम का अपवाद है। सही बात है। दूसरा है जनहित याचिका का उद्देश्य जनहित को बढ़ावा देना और उसे लागू करना है। ये भी सही है। तीसरा है जनहित याचिका में व्यक्तिगत अधिकारों के अधिनिर्णय पर एक अवधारणा या प्रतिबंध है। ये भी सही है दोस्तों। तो तीनों कथन सही हो रहा है, तो आंसर जगह उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें से गलत है। ठीक है, तो पहला कथन दिया है कि कानून के शासन में सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं। सही बात है। कथन बी है कि कानून का शासन लोकतंत्र का आधार है। ये भी सही बात है दोस्तों। तो आंसर हो गया इसमें से कोई जो है गलत नहीं है, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला है कि भारत एक संघीय राज्य है। सही बात है, पहला कथन सही है। ठीक है, दूसरा दिया है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया है। तो नहीं दोस्तों, ये गलत है। ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, 1935 से। तो इसमें अगर सही चुनना है तो केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, केवल ए सही है। ठीक है, और 1919 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत किया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, और आपका टोटल जो दोस्तों शक्तियों का विभाजन होता है 3 प्रकार से होता है। एक संघ सूची है, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97 था। ठीक है, और इस पर केंद्र सरकार जो है कानून बनाता है। और राज्य सूची में जो है टोटल अभी पहले था 66, अब घटाकर दोस्तों कितना 61 कर दिया गया है, और इस पर राज्य सरकार कानून बनाता है। एक और समवर्ती सूची होता है जिसमें जो है पहले 47 विषय था, अब टोटल 52 विषय हैं, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है उससे कानून बना सकता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के संघीय ढांचे को कनाडा के मॉडल पर आधारित माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 46, अभिकथन दिया है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए सही है, बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि उत्तल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये भी सही है दोस्तों, और व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 47, निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन से है, चुनना ही कौन सा जो है सत्य है। ठीक है, पहला दिया है कि परितारिका कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है। सही बात है। दूसरा है पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा दोस्तों ये वाला सवाल। ठीक है, और तीसरा है कि नेत्र लेंस उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। तो आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका कार्य भी जान लेते हैं, क्या कार्य है। तो आपका कॉर्निया का कार्य क्या है, तो ये नेत्र का बाहरी स्वच्छ भाग है जो अधिकांश प्रकाश को अपवर्तित करता है, कॉर्निया। ठीक है, और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, और नेत्र का रंग भी इसी से पता लगता है, आइरिस से। ठीक है, इसके बाद पुतली है दोस्तों। तो पुतली तो जान गए कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियमित करेगा। और रेटिना एक होता है दोस्तों, वो क्या करता है
कि प्रकाश संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क को भेजता है रेटिना। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब सवाल आते रहता है एग्जाम में। इसका आंसर ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट सवाल 48 नंबर 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर इसमें से कौन सा नहीं होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आई आर स्क्वायर जो है नहीं होता है। ठीक है, पी बराबर आई स्क्वायर आर सही है, पी बराबर वी आई भी सही है, और पी बराबर वी स्क्वायर बटे आर भी सही है। ठीक है, इस सबको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों इसका त्वरण शून्य हो जाएगा, आपको भी पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 50 नंबर, यदि एक सरल लोलक या पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है तो समय अवधि क्या होगा। तो समय अवधि जो है दोस्तों ये बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ेगा। दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है सूत्र के अनुसार टी समानुपाती रूट अंडर एल होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा दोस्तों तो लोलक धीमा हो जाता है। ठीक है, और लंबाई घटने पर आवर्तकाल घटता है और लोलक तेज होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और धातु के पेंडुलम की लंबाई जो है गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है, इसीलिए आवर्तकाल बढ़ता है, जिसके कारण घड़ी सुस्त हो जाती है। ठीक है, और सर्दी में लंबाई घटती है तो आवर्तकाल घटता है, जिसके कारण जो है घड़ी तेज हो जाता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि ठंडी में घड़ी भी तेज हो जाता है। ठीक है, पेंडुलम वाला घड़ी। ठीक है, और यहाँ से और भी सवाल बनता है दोस्तों कि लंबाई को 4 गुना करेंगे तो आवर्तकाल दुगुना होगा, क्योंकि रूट में है। ठीक है, ऐसा सवाल आता है। और एक और ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान का आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 51 नंबर, मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। पहला जो है विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा है, तो CaOCl2 हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा का इसमें से कौन सा है दोस्तों, तो NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीसरा से मिल गया। और धोवन सोडा NaCO3 इंटू 10H2 से मिल जाएगा। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, यहीं पे हाफ H2O सिर्फ हो जाएगा, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा, सबको ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अब बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख लीजिएगा बी में क्या है, हाँ यही है। ठीक है, 52 नंबर सवाल, एक्वा रेजिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है। ठीक है, पहला कथन है कि यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3:1 में ताजा मिश्रण है। नहीं दोस्तों, उल्टा दे दिया है। ठीक है, HCl पहले होगा, उसके बाद HNO3 होगा, तब 3:1 हो जाएगा। ठीक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक का 3 होता है और नाइट्रिक अम्ल का 1 होता है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है यह एक दुर्बल संक्षारक है, यह भी गलत है। यह जो है अत्यंत प्रबल संक्षारक है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है यह सोना सहित सभी धातुओं को गला सकता है, यह भी गलत है दोस्तों। ठीक है, सभी धातुओं को नहीं गला सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसमें से तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 53 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है, बताइए दोस्तों। तो ये तत्व कैल्शियम हो सकता है, आंसर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम का गलनांक जो है उच्च होता है, लगभग 2572 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और हाँ, यहाँ से और भी क्वेश्चन आ सकता है कि धातु का ऑक्साइड जो है ये क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड ये अम्लीय होता है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 54 नंबर, मेंडलीव के आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, सही कथन पहला दिया है कि इसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया गया है, सही है दोस्तों। ठीक है, मेंडलीव का है इसलिए सही है, मोस्ले वाला में गलत है, हो जाएगा। ठीक है, मोस्ले में परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ठीक है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया गया था, सही बात है, ये भी तो सही है। और तीसरा है कि इसमें अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया गया है, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था तब अक्रिय गैस का खोज ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। इसमें से 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल
55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा, देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि नेटर का पौधा मेथनोइक अम्ल होता है, उसमें सही दिया है। टमाटर व पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी सही है। कच्चे आम में साइट्रिक अम्ल, यही गलत है दोस्तों, ठीक है। कच्चे आम हो गया, इसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक नहीं टार्ट्रिक होता है, ठीक है। और इमली में भी टार्ट्रिक होता है, अंगूर में भी टार्ट्रिक होता है, याद रखिए। और यही तो आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है गलत सुमेलित है। सेब में मौलिक अम्ल, तो ये तो सबको पता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 56 नंबर। अभिकथन और कारण है। अभिकथन दिया है कि लैंगिक जनन द्वारा संततियों में विविधता अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक होती है, सही बात है, पहला कथन सत्य हो गया। इसका कारण दिया है कि लैंगिक जनन में केवल डीएनए प्रतिकृति की त्रुटियां ही विविधता का आधार है, जबकि अलैंगिक जनन में दो अलग अलग व्यक्तियों के आनुवंशिक पदार्थ मिला होता है। तो ये दोस्तों गलत हो गया, कारण गलत है, तो आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट सवाल इसके बाद 57 नंबर, मिलान करना है, चलिए मिलाइए। पहला दिया है दोस्तों कि अमाशय, ये किससे मिल जाएगा? तो अमाशय मिलेगा, ओम का श्रावण होता है अमाशय से, ठीक है। यकृत, तो यकृत जो दोस्तों ये आपका किससे मिल जाएगा? पित्त रस का श्रावण होता है यकृत से, पहला से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद छोटी आंत, तो छोटी आंत जो है पचे हुए भोजन का रक्त वाहिकाओं में अवशोषण करता है, चौथा से मिल गया। और बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, ठीक है। तो सब मिला दिए, आंसर क्या हो जाएगा इसके बताइए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से पादप के सरल स्थायी उत्तक के प्रकार है, बताइए। सरल स्थायी उत्तक इसमें से कौन कौन से है? तो इसमें से सरल स्थायी उत्तक तो हो जाएगा कौन कौन? आपका 2 और 3, यानी कि पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा, ठीक है, यही दोनों हो जाएगा। सरल स्थायी उत्तक जो है ये 3 प्रकार का होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और जटिल स्थायी उत्तक बोलेगा तो वो 2 प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 59 नंबर, मोनेरा जगत के जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है चुनिए, ठीक है। पहला दिया है कि इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, नहीं दोस्तों गलत हो गया। मोनेरा जगत के अधिकांश जीवों में कोशिका भित्ति होती है लेकिन सब में नहीं, ठीक है, किसी किसी में नहीं होता है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है यह स्वपोषी या विषम पोषी दोनों हो सकते हैं, सही बात है। तीसरा है नीलहरी शैवाल इस जगत का उदाहरण है, ये भी सही बात है दोस्तों। तो आंसर क्या हो गया? 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल 60 नंबर, ये भी मिलान करना है, चलिए इसको मिलाते हैं। पहला दिया है पीलिया, बताइए पीलिया किससे मिला है इसको? तो पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है, यकृत से मिल गया। निमोनिया, तो निमोनिया ये आपको फेफड़ा को प्रभावित करेगा। ट्रेकोमा तो जानते होंगे आंख से संबंधित है। और टाइफाइड से दोस्तों आंख से प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 61 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से असत्य कथन को चुनना है, कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला दिया है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था, यही सवाल हम शुरू में पूछे थे दोस्तों, सही बात है, पहला कथन सही हो गया, ठीक है। दूसरा दिया है भारत में कुल 5 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो नहीं दोस्तों ये गलत है। भारत में अभी तक टोटल 4 ही है, ठीक है, याद रखिए 4 हॉटस्पॉट है। कौन कौन है? पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र है, और पश्चिमी घाट तो हो गया, और सुंडालैंड आता है, अंडमान निकोबार का हिस्सा है, ठीक है। तो 4 ही है। और तीसरा कथन दिया है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, यह भी गलत है दोस्तों। इसको IUCN जारी करता है, UNEP नहीं करता है, IUCN, ठीक है। तो इसमें सबको असत्य जो है 2 और 3 कथन जो है असत्य है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन सुमेलित करना है, एक तरफ दिया है अधिनियम, दूसरी तरफ वर्ष दिया है, चलिए इसको मिलाते हैं। पहला है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव 72 था, तो 1972 हो जाएगा। उसके बाद जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, ये कब था दोस्तों? ये 1974 से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण दोस्तों जानते हैं 1986, और जैव विविधता अधिनियम 2002 से मिल जाएगा। तो सबका वर्ष याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट सवाल होगा कितना नंबर दोस्तों? इसके बाद 63 नंबर, निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है बताना है, ठीक है।
तो पहला दिया है कि विनय पिटक बुद्ध के उपदेश, गलत है दोस्तों। इसमें जो है बौद्ध संघ के नियम और अनुशासन है, ठीक है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है सूत पिटक, संघ के नियम और अनुशासन, तो सूत पिटक जो है ये भगवान बुद्ध के उपदेश और शिक्षा है इसमें, तो ये भी गलत है, उल्टा मिला दिया, ठीक है। विनय पिटक इससे हो गया और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश है। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का व्याख्या किया गया है, सही है, तो केवल 3 सही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है सत्य है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर। बताइए निम्नलिखित में कौन जो है वेदांग नहीं है दोस्तों, बताइए। वेदांग तो आपको पता है कितना है, तो टोटल 6 वेदांग है, ठीक है, जिसमें ब्राह्मण नहीं आता है, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी हो गया, ब्राह्मण नहीं आता है। तो कौन कौन 6 वेदांग है तो जान लीजिए। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और लास्ट ज्योतिष होता है, ठीक है, इस सब आगे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सही है, चुनें। चलिए चुनते हैं। पहला दिया है कि हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था, सही बात है, पहला कथन सही हो गया। दूसरा है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद की रचना बाण भट्ट ने किया था, नहीं दोस्तों ये गलत है। इन तीनों की रचना जो है दोस्तों हर्षवर्धन किया है, ठीक है, हर्षवर्धन का ही सब याद रखिएगा, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा दिया है कि बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, तो नहीं दोस्तों ये भी गलत है, नहीं सॉरी ये सत्य है, ठीक है, बाण भट्ट तो हर्षवर्धन का ही था दरबारी, तो अब तीसरा कथन सही हो गया। चौथा दिया है फाहियान हर्षवर्धन के काल में भारत आया, ये कथन गलत है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था, और हर्षवर्धन के समय कौन आया था दोस्तों, ह्वेन-सांग आया था, याद रखिएगा, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही हुआ, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 1 और 3 सही है, ठीक है। और ह्वेन-सांग जो लगभग 15 वर्ष तक रहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 66। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य शिल्पकार किसे माना जाता है, आंसर होगा बिस्मार्क को, ऑप्शन नंबर बी हो गया बिस्मार्क, ठीक है। और दोस्तों जर्मनी का मुख्य शिल्पकार तो हो गया आपका बिस्मार्क, और प्रथम जर्मन सम्राट कौन था, विलियम प्रथम था। और सैन्य नेतृत्व कौन करता था, तलवार, इटली का सैन्य नेतृत्व इटली का, ठीक है, तो वो गैरिबाल्डी, जिसको तलवार भी बोलते हैं, ठीक है। और इटली का मस्तिष्क किसको, काउंट काबूर को बोलते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 67 नंबर। इसमें मिलान का नहीं चुनना है कि कितने युग्म जो है सही सुमिलित है, इसमें से बताइए कितना जो है सही मिलान किया हुआ है, ठीक है। पहला मिलाया है बलबन दीवान नियाज विभाग के संस्थापक, सही मिलाया है। दूसरा है इल्तुतमिश तुर्कान चहलगानी, ये भी सही है। तीसरा है अष्टप्रधान शिवाजी से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय से, ये भी सही है, तो चारों सही है, तो इसमें से क्या हो गया, सभी सुमिलित है, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन। एतमादुद्दौला का मकबरा किस मुगल शासक के काल में बनवाया गया था, काल पूछ रहा है, तो बताइए। तो ये बनाया गया था जहांगीर के काल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर के काल में, ठीक है। और इसका निर्माण जो है 1622 से 1628 ईस्वी के बीच में हुआ था। और इसका निर्माण कौन करवाया था तो बोलेगा, तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था, ठीक है, अपने पिता के याद में, और उनके पिता का नाम मियां गियास बेग था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 69 नंबर। बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील किस कारण कहा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील बोलते हैं किस कारण से, तो आंसर होगा चोलों की शक्तिशाली नौसेना का वहां प्रभुत्व था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना विनोबा भावे की नहीं है, बताइए इसमें से कौन जो है विनोबा भावे की रचना नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा एक भारतीय तीर्थयात्री जो है ये विनोबा भावे का नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा है, ठीक है। उसके बाद बाकी आपका 3 हो गया, गीता प्रवचन, स्वराज शास्त्र और मधुकर, इन तीनों जो है इन तीनों का रचना कौन की है, विनोबा भावे की है, याद रखिएगा, ठीक है। और विनोबा भावे को हम लोग भूदान आंदोलन से जानते हैं, ठीक है, जो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल 71 नंबर। कितूर विद्रोह 1824 का नेतृत्व किसने किया था, बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो इसका नेतृत्व जो है रानी चेन्नम्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रानी चेन्नम्मा ने, ठीक है। ईयर याद रखिएगा 1824 में। नेक्स्ट 72 नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, बताइए। पहला दिया है कि लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, सही मिलाया हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के काल में, सही है।
चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में। हाँ दोस्तों, ये भी सही है। और चौथा दिया है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना लॉर्ड लिटन के काल, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ है। ठीक है, लिटन नहीं होगा, लॉर्ड ऑकलैंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, जो सुमिलित नहीं है। ठीक है, और लिटन के काल में दोस्तों द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर, 1927 की बटर कमेटी का उद्देश्य। बहुत ही अच्छा सवाल, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। 1927 की बटर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो उसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 74 नंबर सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है, बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों 1885 से 1905 की अवधि को शैशव काल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, और प्रथम इसको जो है उदारवादी चरण भी बोलते हैं। ठीक है, और द्वितीय चरण जो है 1905 से 1919 के बीच, जिसको उग्रवादी चरण बोलते हैं। इसमें लाल बल पाल का उदय और स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और तृतीय चरण 1919 से 47 गांधीवादी चरण कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 75 नंबर, कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं थे, बताइए इसमें से कौन जो है सदस्य नहीं थे। तो क्या आंसर होगा बताइए। तो माउंटबेटन जो है उसको सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माउंटबेटन। ठीक है, बाकी आपका पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एबीजे अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है उसके सदस्य थे। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे इस मिशन के, पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट है 76 नंबर, मिलान करना है। सूची ए में है समाचार पत्र और बी में दिया है संपादक या संस्थापक से मिलाना है। तो बंगाल गजट के संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा जेम्स अगस्टस सिक्की, पहला से मिल गया। ठीक है, 1780 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये भारत का पहला समाचार पत्र था, याद रखिएगा। उसके बाद केसरी है, ये बाल गंगाधर तिलक से मिल जाएगा, मिलाया हुआ ही है, जो 1881 में मराठी भाषा में छपा हुआ था। ठीक है, और इसके बाद है आपका बंगाली, तो बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये भी सही मिलाया हुआ है। और यंग इंडिया के महात्मा गांधी, ये भी सही है दोस्तों। तो लाइन से मिलाया हुआ है, तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद आपका कितना नंबर 77, इसमें भी मिलान करना है, क्रांतिकारी और उनसे संबंधित घटना मिलाना है। ठीक है, तो खुदीराम बोस, इनके संबंधित घटना क्या है, तो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, कब, 1908 में। ठीक है, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो है काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित हो जाएंगे पहला से। और काकोरी ट्रेन एक्शन जो है 1925 में हुआ था। ठीक है, तीसरा है भगत सिंह, तो ये असेंबली बम कांड से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, जिसको लाहौर षड्यंत्र केस से भी हो जाएगा भगत सिंह का संबंध। ठीक है, चौथा से मिल गया। और चंद्रशेखर आजाद जो है इलाहाबाद में शहीद हुए थे, तीसरा से मिला दिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। ठीक है, सबको याद रखिए। अगला सवाल है 78 नंबर। अब दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग चालू है, तो इसका सिर्फ हम आंसर बताएंगे, आप लोग वीडियो रोककर बना सकते हैं मन है तो, नहीं तो आंसर मिला लीजिएगा। तो पहला का आंसर, सॉरी 78 का आंसर क्या होगा, सी हो गया 34। नेक्स्ट है 79, तो 79 नंबर का आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 80 नंबर सवाल, इसका आंसर क्या आएगा, आपका मामी या मौसी आना चाहिए, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट 81 नंबर, बनाइए दोस्तों, अगर वीडियो रोककर बना सकते हैं तो बनाइए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 82 नंबर, देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर बताते हैं। 82 का आंसर क्या आएगा, तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद आपका क्या है, नेक्स्ट सवाल 83 नंबर में त्रिभुज की संख्या गिनना है। ठीक है, छोटा करते हैं, गिन लीजिए त्रिभुज की संख्या। तो इसमें आंसर आएगा आपका 6 आएगा, त्रिभुज इसमें 6 है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट 84 नंबर, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपको ऑप्शन बी आना चाहिए। नेक्स्ट 85, तो 85 का आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर सवाल, 86 का आंसर क्या आएगा देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यानी कि डी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87 नंबर, तो 87 का आंसर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर मैथ है। अब तो मैथ को वीडियो रोककर बना लीजिए, बनाना है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए आपको। नेक्स्ट है 88 हो गया। 89 नंबर, सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसका आंसर आपको 3500 आएगा। ठीक है, 90
तो 90 का आंसर आपको 14/55 आएगा। ठीक है, 91 नंबर सवाल सॉल्व कीजिए। 91 का आंसर -7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 92 नंबर सवाल। तो 92 नंबर सवाल कूट वाला है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बनाइएगा तो आंसर आपको ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, 3 और 4। नेक्स्ट इसके बाद 93 नंबर सवाल बनाइए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 15। ठीक है, 94 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 13 आंसर आएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 95 नंबर सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व करना है तो इसका आंसर 39 आएगा, ऑप्शन डी हो गया। 96 नंबर का आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, 9/2। 97 नंबर सवाल का आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो 97 का आंसर आपको आना चाहिए 32.8/11 मिनट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 98 नंबर सवाल देखिए, सॉल्व कीजिए, इसका आंसर 53 डिग्री आएगा। ठीक है, इसके बाद 99 नंबर सवाल, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखते हैं इस सेट का, सॉल्व कीजिए दोस्तों, बारंबारता वाला बहुलक निकालना है। तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, 20.15 आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।